हमें कोई शौक नहीं है इमरान खान पे बात करने का। मीडिया को बहुत शौक है। मेरे ये सवाल आपसे होना चाहिए। तो देखिए, आपकी तरफ से भी रिकंसिलिएशन की ऑफर उस तरह से नहीं है, उनकी तरफ से भी नहीं है, तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? हमने तो रिकंसिलिएशन की बात जो है वो फसाद एक ही तरफ से है। उसने किसी चीज को ट्रैक पे जाने नहीं देना, ये उसका एजेंडा है। बट वो कहता है मैंने करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से बात है तो मुझे बताएं। अब हम तो एस्टेब्लिशमेंट है नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब का जो स्टेटमेंट है उसके बाद तो लगता यही है कि वो बेनिफिट तो इनडायरेक्टली पीएमएल नून का हुआ इसका। मैं अफगानिस्तान से अकेले बात कर लूंगा। एक चीफ मिनिस्टर जो है अपनी पॉलिसी अपने पास रखें। पागल चीफ मिनिस्टर जो है वो अगर पागलपने में कोई हरकत करना चाहता है तो फिर जाहिर है वफाक को जवाब देना चाहिए। कहते हैं कि तालिबान खान है तो गलत नहीं कहते हैं। उनकी तमाम पॉलिसियां टुवर्ड्स तालिबान और अफगानिस्तान घूमती हैं। जितने भी धरने आए हैं ना वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होते। धरने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान ही दिया है। 45 की कंट्रोवर्सी स्टिल देयर। पहले पीटीआई अपना 47-45 जो है ना वो पहले डिसाइड कर ले, उसके बाद किसी और से बात करें। 14 रुपए का जो रिलीफ मिला है बिजली के बिल में, ये पीटीआई के लोगों के घरों में भी गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन और हमारे साथ पीएमएल नून फायर ब्रांड पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज़मा बुखारी साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन। आज़मा साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम सारी पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 2 ईयर हम देख रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो वो भी टाइम था कि पहले पॉलिटिक्स मियाँ साहब के गिर्द रिवॉल्व करती थी। तो आपकी भी इवन प्रेसर जो होती हैं, आधी प्रेसर्स आपकी सिर्फ खान साहब को ही टारगेट करके या इन ए वे कि उनके लीडर्स ने जो आपको कहा होता है उसमें आप रिस्पॉन्स कर रही होती हैं। थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन। पहले तो मैं आई एम टेकिंग इट एज ए चार्ज शीट अगेंस्ट मी कि मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं बात करूं तो मुझे उसको पंजाब गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो चीफ़ मिनिस्टर इतनी मेहनत से काम कर रही हैं, मेरी पहली प्रायोरिटी यकीनन उसको जो है वो ही करने की होती है। और अगर कभी मैं जो है वो हमें कोई शौक़ नहीं है इमरान खान पे बात करने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीडिया को बहुत शौक़ है। मेरे ये सवाल आपसे होना चाहिए कि मीडिया क्यों इतना फनेटिक है अभी तक टुवर्ड्स इमरान खान, कि उसने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है कि आपकी पहली 5-10 हेडलाइंस भी सिर्फ पीटीआई के ऊपर होती हैं। जब आप डिस्कस कर रहे हैं और जब आप जो है उस चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, फिर उसका जवाब देना हमारी ज़िम्मेदारी होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर मैं नहीं भी करूं किसी दिन पॉलिटिकल उस पर बात, मुझसे क्वेश्चन कर लिया जाता है, फिर यह है कि वो सारी प्रेशर बैकग्राउंड में चली जाती है और वो जो सियासी सवाल है वो हो जाता है। तो इसलिए मेरी बजाय ये मीडिया को ये बात सोचनी और समझनी चाहिए कि हम एक फितना ग्रुप को, हम एक फसाद, एक इस वक्त मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आने शुरू हुई है, इकॉनमी बेहतर होने शुरू हुई है, सिंगल डिजिट पे महंगाई चली गई है, पेट्रोलियम की कीमत में अभी फिर आप अगले दिन आने वाले दिनों में एक बड़ी जो है वो कमी देखेंगे, आईपीपीज़ के साथ हम दोबारा बात कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की बजाय आप इमरान खान जो है वो डियाला में उन्होंने क्या कहा, इमरान खान की पार्टी के लोगों ने क्या कहा, बाहर आके वो जो ख़ताब करते हैं वो मतलब वो दिखाना सबके लिए फ़र्ज़ ऐन है। आप लोग ना करें तो पाकिस्तान के लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है और हम तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान पे बात करने। लेकिन जब तक कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स चलती रहेगी तो उसमें तो यही कर रहा है? आप इसमें देखिए, आपकी तरफ से भी रिकंसिलिएशन की ऑफर उस तरह से नहीं है। अच्छा। उनकी तरफ से भी नहीं है, तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ऐसा नहीं है। हमने तो रिकंसिलिएशन की बात जो है वो फसाद एक ही तरफ से है। हम तो रिकंसिलिएशन की बात इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपोजिशन लीडर थे जब इसके दौर में, उन्होंने वो जब आते थे ना बेचारे प्रोडक्शन ऑर्डर पे, तब भी उन्होंने आके कहा था कि आओ मिसाक मेशत करते हैं, आओ बात करते हैं। फिर जब पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स हुई, वो अभिनंदन वाला इशू हुआ, हम तब भी साथ बैठे, ये तब भी प्राइम मिनिस्टर होता हुआ भी साथ नहीं बैठा। तो कोरोना आया, ये तब भी साथ नहीं बैठा। तो ये इसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मेरी पार्टी ने, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने इस गवर्नमेंट के अंदर भी, प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी, पिछले 16 महीने में भी कहा था, इस दफ़ा भी कहा, लेकिन उसने किसी चीज़ को ट्रैक पे जाने नहीं देना, ये उसका एजेंडा है। ये भी आपको अब तो खैर ओपन सीक्रेट है कि जब मुज़ाकरात हो रही थी इलेक्शन की डेट के लिए, तो बाकायदा कमेटीज़ जो हैं वो इलेक्शन की डेट पे कंसेंसस करके बैठ गई थी। उसने सबोटाज कर दिया था, उसने कहा हम नहीं मानते। अब वो जो है वो हम तो कह रहे हैं बातचीत करनी चाहिए, बातचीत सियासी जमातों को करनी, बट वो कहते हैं मैंने करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से बात है तो मुझे बताएं। अब हम तो एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, हमसे वो बात करना चाहता नहीं, तो हम क्या करें? सो इसलिए ये ब्लेम हम पे डालना या ओनस हम पे डालना ये नामुनासिब है। अली अमीन गंडापुर साहब का जो स्टेटमेंट है उसके बाद तो लगता यही है कि वो बेनिफिट तो इनडायरेक्टली पीएमएल नून का हुआ इसका, उनकी सारी लीडरशिप पे ऊपर क्रैकडाउन, क्लैम्प डाउन, 10 के करीब एमएनएज अंदर हैं इस टाइम। देखिए आप कहीं वो काइंड ऑफ डबल एजेंट तो नहीं है?
ये पता करना चाहिए पीटीआई को खुद। मैं आई एम नोबडी, यू नो, मैं, लेकिन वो ज़रा देखें, वो अभी कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर जो है वो जोश जज्बात में ज़्यादा बोल गए। इमरान खान साहब भी जोश जज्बात में काफ़ी सब कुछ बोलते हैं, और जो वो लाइन देते रहे हैं अली अमीन गंडापुर भी, वो पहली दफ़ा नहीं किया उसने। अली अमीन गंडापुर ये गंदी ज़बान कई दफ़ा पहले भी इस्तेमाल कर चुका है, तो ये उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो बहुत कुछ सब कुछ सोच समझ के उसका बेनिफिशियरी तो पीएमएल नून की गवर्नमेंट है एज ए होल। अगर आप देखें मजीद फर्दर कॉर्नर हुई है पीटीआई उनके स्टेटमेंट के बाद। वो अपनी हरकतों से काउंट जो है ना कॉर्नर हो रहे हैं, अभी मजीद होंगे। देखिए, मैं अफ़गानिस्तान से अकेले बात कर लूँगा। एक चीफ मिनिस्टर जो है वो फेडरेशन को ये वो दे रहा है कि मैं अकेले ही अफ़गानिस्तान से बात कर लूँगा, आप अपनी पॉलिसियाँ अपने पास रखें। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? ये कहाँ की, मतलब इसको कौन सी रियासत बर्दाश्त करती है? और दूसरी बात यह है कि आप पुलिस को मारेंगे, आप पथराव करेंगे, आपको इजाज़त मिलेगी बड़ी मुश्किल से, उसके बाद इजाज़त का फिर गलत इस्तेमाल करेंगे, तो ये अपनी हरकतों और करतूतों से जो है वो कॉर्नर हो रहे हैं। इनको हम कोई कॉर्नर, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना। एक इम्प्रेशन ये भी आ रहा है ना कि ये जो इनके स्टेटमेंट्स हैं इतनी कंट्रोवर्शियल, ये एट द एंड ऑफ द डे पेविंग द वे फॉर द गवर्नर राज। ये तो उनको सोचना चाहिए कि एक तो उस मुल्क, एक तो सूबे के हालात क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी सिचुएशन है उस वक्त, और अब दोबारा ये देखें ना, जब हम कहते हैं कि तालिबान खान है तो गलत नहीं कहते हैं, उनकी तमाम पॉलिसियाँ टुवर्ड्स तालिबान और अफ़गानिस्तान घूमती हैं। वही तालिबान हमें आके मारते हैं, पाकिस्तानियों को आके अटैक करते हैं, तब ये उनके भी जो है वो सगे बन जाते हैं पाकिस्तानियों की, दूसरी तरफ ये तालिबान के भी साथ हैं। ऐसे नहीं हो सकता। इनको एक लाइन क्लियर करनी पड़ेगी, और एक सूबा जो है वो वफाक को डिक्टेशन नहीं दे सकता। पॉलिसी जो है सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं वो वफाक ने बनानी है। एक सूबा अगर अपने तौर के ऊपर, बल्कि सूबा नहीं, उसका एक पागल चीफ मिनिस्टर जो है वो अगर पागलपने में कोई हरकत करना चाहता है तो फिर ज़ाहिर है वफाक को जवाब देना चाहिए। तो लड़ाई बढ़ेगी कि ये या एंड होगी गवर्नर राज के ऊपर? मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं प्रेडिक्शंस नहीं करती, लेकिन जिस तरह से जो हालात चल रहे हैं, ये ख़ुद अपने हलके में नहीं जा सकता है। चीफ मिनिस्टर जो है केपीके का, ये वहाँ पर सारे भत्ता दे के ज़िंदा रह रहे हैं। ये हाल है, इतनी पेनिट्रेशन है तालिबान की, और ये वही हैं जिन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए तालिबान को जेलों से बाहर निकाला था, और निकाल कर वो सारे आज केपीके के अंदर जो है वो सेटल डाउन हो गए हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी दोबारा आ रही है, ये उसी का रिप्रिकॉशंस है। राइट, लेकिन उसका आर्मी का रोल आ जाता है इसमें ऑपरेशन करने के हवाले से केपीके में। तो क्या ये सपोर्ट नहीं कर रहे उनको, केपीके गवर्नमेंट आर्मी को? बिल्कुल नहीं। आप देख तो रहे हैं, वो देखें ना, पॉलिसी बनाने की बात और अफ़गानिस्तान से बात करने की बात, ये एक चीफ मिनिस्टर जो है वो तमाम इदारों को जो है वो सब एक साइड पे करके तो ये बात कर रहा है जो वो नहीं कर सकता, ना लीगली कर सकता, ना कॉन्स्टिट्यूशनली कर सकता, ना उसका ये प्रीव्यू है। अपनी जो इलाके की पुलिस उससे संभाली नहीं जाती, खुद वो भत्ता दे के ज़िंदा रह रहे हैं, और उसके बाद जो है वो पूरी जो ये दहशतगर्दी की वेव है, मतलब क्या वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि मैं अफ़गानिस्तान से बात करके केपीके के अंदर और तालिबान ला के उनको बसा लूँगा, लेकिन फिर पाकिस्तान जाने और उसके बाकी सूबे जाने। ये तो फेडरेशन की बहुत बड़ी नफ़ी है। ये बगावत है, खुली बगावत है, आइन से भी और पाकिस्तान से भी। इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ये तो आर्मी के साथ तो बैठे तो हैं अभी वो 6-8 घंटे जिसमें मिसिंग रहे हैं, तो तब भी वो उन्हीं के पास ही थे। तो इस तरह के मामलात के ऊपर क्या इनको बताया नहीं जाता कि जो नेशनल सिक्योरिटी है तो आपने ऑन बोर्ड होना है? उनको बताया सब कुछ जाता है, उनको समझ नहीं आता, वो अलग बात है। क्योंकि दिमाग जब ऊपर से खाली होगा ना बंदे का, और जब आप एक सिंड्रोम में होंगे कि पता नहीं आप बहुत पॉपुलर हैं, आपको पता, आप जो है वो बांग्लादेश मॉडल की वो तैयारी कर रहे हैं, वो खुद ओन करते हैं बांग्लादेश मॉडल की वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये फिर उनको बात समझ आएगी भी नहीं, उनको ढंग की बात समझ आ भी नहीं सकती। और ये उनके पास ही रहते तो शायद बेहतर रहते, लेकिन बाहर निकल के ये स्टेटमेंट दिया उसने अफ़गानिस्तान वाला, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी थ्रेट है। जी, और चीज़ें और मुश्किल की तरफ जाएंगी। और दूसरा, बुखारी साहब ये बताइएगा कि जो जुडिशल पैकेज है या कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की बात हो रही है, तो क्यों इतने ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल समझे जा रहे हैं काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं इस सिस्टम के लिए? वो रिटायर हो रहे हैं अक्टूबर 25 को, लेट हिम ही गेट रिटायर्ड। तो मसूर अली शाह साहब का आप नोटिफिकेशन कर दें। देखिए, एक तो ये वफाक का प्रीव्यू है मेरे पंजाब के उसके अंदर तो ये आता नहीं, लेकिन कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, ऐसी कतई तौर पर बात नहीं है। काजी साहब जो है वो अपने बारे में ख़ुद भी जो है फ़ैसला सुना चुके हैं,
और ये किसी एक बंदे के बारे में तो है नहीं ना जी। ये देखिए पार्लियामेंट का एक इख्तियार है कि वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो चेंजेस कर सकती है। रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार और किसी इदारे के पास नहीं है, वो नहीं कर सकता। लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। मैं अदलिया पे बात करना शुरू करूँगी तो फिर घंटा हमारा उसी पे लग जाएगा। वो सब कुछ पता है आपको कि एक फरीक भी नहीं होता, उसको घर जाके जो है बेल्स भी मिलती हैं, आउट ऑफ द वे जो है वो आउट ऑफ टर्न उनके केसेस भी लग जाते हैं, आम बंदा रुल रहा है, लाखों केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। सो जजों की तादाद बढ़ाना हो, जजों को जो है वो फैसिलिटेट करना हो, अदलिया के जो इदारा है उसको बेहतर करने की जो है वो कोशिश पार्लियामेंट को करनी चाहिए। राइट। और ये 3 साल की जो है उनकी उम्र मुद्दत मुलाजमत में जजेस की, दैट इज़ ऑलमोस्ट फाइनल, ऑलमोस्ट सर्टेन। मैं नहीं कह सकती, जब तक कोई चीज़ पार्लियामेंट से एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं समझती हूँ, बहुत सारी चीज़ें टेबल पे आती हैं, रिकमेंडेशंस भी आती हैं, सजेशंस भी होती हैं, लेकिन जब तक एक चीज़ जो है वो फाइनली पार्लियामेंट से प्रूव ना हो जाए, पार्लियामेंट में पेश होते हुए बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो जब तक वो ना आ जाए मैं इस पोजीशन पे बैठ के कोई भी इर्रिस्पॉन्सिबल रिमार्क नहीं देना चाहती। कह रहे हैं एक इम्प्रेशन है पूरा, बल्कि पूरी डिबेट है कि फॉर्म 45 का जो रोला है, बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू पीटीआई घोटाला हुआ फॉर्म 45 का 47 की कंट्रोवर्सी है, अगर काजी साहब वहाँ पे ना हुए या काजी साहब लाइक सीजे वहाँ पे ना हुए तो प्रॉब्लम होगा फॉर द पीएमएल नून। गवर्नमेंट घर भी जा सकती है अगर वो 20 के करीब या 25 के करीब कॉन्स्टिट्यूंसीज रीओपन हो जाती हैं, ऑडिट हो जाता है उनका। देखिए यही बात है जो अब जो हमें कह रहे हैं ना, हम अदलिया को कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। हमारे जज क्या होता है? जज सबके जज होते हैं। हमारे जज कौन से होते हैं? पीटीआई के जज कौन से होते हैं? और ये जो इम्प्रेशन है कि एक जज साहब के जाने से बाकी जो जज हैं वो हमारी लाइन पे चलने वाले हैं, ये बहुत ख़तरनाक इम्प्रेशन है। और मैं इस इम्प्रेशन को बिल्कुल जो है वो किसी तौर पर सपोर्ट नहीं करती। सब जजेस जो हैं वो इस हमारे मुल्क के जजेस हैं। ये पीटीआई के जज बनाना उनको ये है आप हमारी फेवर में आ जाएंगे, ये इम्प्रेशन क्रिएट करना, ये इटसेल्फ अदलिया के इदारे के लिए बहुत ख़तरनाक है। और दूसरी बात यह है कि गौहर जो वो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने कौन से सूबे से इलेक्शन लड़ा हुआ है? केपीके से। और स्टे किसने लिया है उसके ऊपर अपने? अब वो फॉर्म 45 के हैं या 47 के हैं, पहले पीटीआई के तो वो कर ले। उनके अपोजिशन लीडर भी हैं और साबका जो है वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो पहले वो तो फैसला कर लें कि वो कौन से फॉर्म पे आए हैं, फिर अगले फॉर्म की बात करें हमारे साथ। पंजाब की डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट अपेरेंटली नज़र आ रही है, मीडिया में भी नज़र आ रही है, कंपेयर टू केपी, कंपेयर टू बलूचिस्तान एंड सिंध। तो एक इम्प्रेशन ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा का पूरा फोकस है इसके ऊपर, प्राइमरीली इसलिए कि जो उनका एंग्री वोटर है इन पंजाब उसको विन बैक किया जाए। तो क्या आप मतलब पंजाब अब वो आपके लिए वो वाला सूबा नहीं रहा जो पहले था? मीन आपकी यहाँ पे हॉट जो टिकट थी वो हॉट कहलाती थी, और मतलब पहले ये बात थी कि आप भी खंबा खिला रहे हैं वो हो जाता, वो अब पीटीआई के पास चला गया सारा मामला। तो डेवलपमेंट आप बिल्कुल इस अंदाज में देख रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ इसी इलेक्शन के रिजल्ट्स देख लें तो पंजाब असम्बली में तो हम 2/3 मेजॉरिटी में हैं, और कोई मैच ही नहीं था हमारा इर्द गिर्द भी किसी पीटीआई नाम की जमात का। और दूसरा ये है कि लेकिन फिर भी लेकिन सर उसमें भी 45 की कंट्रोवर्सी स्टिल देयर। नहीं, आप फिर वो बात है, पहले पीटीआई अपना 47 45 जो है ना वो पहले डिसाइड कर ले, उसके बाद किसी और से बात करें। ये जो जहाँ तक पंजाब के वोटर की बात है, पंजाब के वोटर की पहले भी खिदमत की है, अब भी कर रहे हैं। अब हम जितनी भी पॉलिसीज़ हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की, वो कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी हमसे खफा रहती है इस बात के ऊपर कि जिस तरह से पार्टियों को ओब्लाइज किया जाता है मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, जिस तरह पार्टियों को डिज़ाइन सामने रख के डिज़ाइन किए जाते हैं प्रोग्राम, हमारी हुकूमत में ऐसा नहीं होता। अभी 14 रुपये का जो रिलीफ मिला है बिजली के बिल में, ये पीटीआई के लोगों के घरों में भी गया है, ये बाकी पीपल्स पार्टी के लोगों के घरों में भी गया है, ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। जो फ्री अद्वियात मिल रही हैं वो उसके ऊपर कोई पार्टीबाजी नहीं है। कोई भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का इनिशिएटिव पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए है। और पंजाब के लोग जो हैं वो कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को मैटर करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ हमारे बेचारे हैं यंगस्टर जो नाकदे कोके के ऊपर भी जो है वो बिक जाते हैं और नाकदे कोके के ऊपर भी वोट डाल लेते हैं, वो एक अलग बात है, वो चंद होंगे परसेंटेज, लेकिन पब्लिक एट लार्ज जो है वो परफॉर्मेंस को वेट देती है, वो देखती है कौन उसकी खिदमत कर रहा है और कौन जो है ये कैपेसिटी भी रखता है। ख़ुद इमरान खान की ये स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है ना कि उनको तो समझ ही नहीं आई हुकूमत करते कैसे हैं, उनको तो पता ही नहीं था हुकूमत होती कैसे है। सो हमें बिल्कुल पता है कि हुकूमत कैसे करते हैं और कैसे होती है। और फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा के पीछे जो है वो शहबाज शरीफ साहब का फुट स्टेप्स हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो एक लेगेसी है
वो लिविंग लेगेसी उनके पास मौजूद है। उनके हर इनिशिएटिव में, उनकी हर चीज़ में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सामने नज़र आए ना आए, वो हर चीज़ में साथ शामिल होते हैं, उनकी गाइडेंस शामिल होती है। और पूरी पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उसको अगर मैं कहूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं तो गलत नहीं है। इसमें देखिए आपने हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं डेवलपमेंट के वो पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, और इस पर क्रिटिसिज्म यही आ रहा है कि काफ़ी सारे प्रोग्राम सिर्फ मीडिया की हद तक ही है, एडवर्टीजमेंट में देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड नहीं है। कोई एक प्रोग्राम आप बता दीजिए कौन सा ऐसा जो ग्राउंड पे जो है वो नहीं है लेकिन एडवर्टीजमेंट में है। कोई एक प्रोग्राम बताइए अगर आपको याद आ रहा है तो। नहीं, वो पीटीए वाले बताएंगे उसमें। वो अपने अपने बनाए हुए डैम नहीं बता सकते, वो अपने दौर में किए हुए 4-5 प्रोग्राम नहीं बता सकते, वो क्या बताएंगे। मैं अल्लाह पाक से बहुत डर के जो है ये कहती हूँ और मैं चैलेंज करती हूँ कि पंजाब हुकूमत का कोई भी इनिशिएटिव फाइलों के लिए नहीं है। तमाम प्रोग्राम 77 इनिशिएटिव्स जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने शुरू किए एक साल के अंदर, 77 इनिशिएटिव्स एक गवर्नमेंट 5 साल में नहीं करती। जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक साल में जो है एक साल के लिए प्लान किए हैं, जिसमें रोटी की कीमत से लेकर फ्री अद्वियात, फील्ड हॉस्पिटल्स, जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है सरगोदा, कैंसर केयर हॉस्पिटल लाहौर, NSIT, उसके साथ जो हमारी मतलब नेम इट, एक लंबी 77 जो किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, मतलब ये तमाम चीज़ें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। मैं दोबारा से मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना वो जी वो ग्राउंड पे नहीं है। एयर एम्बुलेंस ये नहीं ला सके ना इतने सालों में, और अब भी KPK ने एयर एम्बुलेंस जो है हमारे बाद नकल मारने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात, करनी चाहिए, वो भी नहीं कर सके। और अभी मैं रिपोर्ट देख रही थी कि उसके लिए ये पैसे भी मुख्तस नहीं कर सके, पैसे है ही नहीं, हज़ारों अरब रुपये से ज़्यादा का मकरूज़ सूबा है, उनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, बंद कर रहे हैं वो अपने यूनिवर्सिटियाँ बंद कर रहे हैं, वहाँ ये हालत आई हुई है। तो कोई भी एक, जैसे मैंने आपसे पूछा, आप आइंदा कोई आपको PTY अलग रखे ना तो आपने उससे पूछना कोई एक प्रोग्राम बताओ जो फाइलों में है और रिकॉर्ड पे नहीं है। 14 रुपये का जो आपने इस्लामाबाद वालों को बिजली में रिलीफ दिया वो विड्रॉ कर लिया फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, क्या इसमें आपकी फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन थी या कि समथिंग एल्स, किसी के कहने पे है? इसमें जो है वो महाराज थे IMF, जिनके गले हमें इमरान खान की गवर्नमेंट डाल के गई। 2016 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने IMF को प्रोग्राम को कंप्लीट करके गुड बाय कह दिया था। उसके बाद डिच करना, पहले तो IMF का प्रोग्राम लेट करना, फिर उसको डिच करना, और फिर ये अभी हालत हमने देखी वो जो 16 महीने की हमारी हुकूमत थी, जब हमें घुटनों पे आके IMF से प्रोग्राम लेना पड़ा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। इमरान खान तो खैर तैयारी कर गया था और वो क्या तो ऑन भी करता था, मैं श्रीलंका बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो उसके और ये भी पहली दफ़ा हुआ शायद तारीख़ में, IMF की तारीख़ में भी पहली दफ़ा हुआ होगा कि इस दफ़ा जो उन्होंने बेल आउट पैकेज दिया, उससे पहले वो हर पोलिटिकल पार्टी के पास गए कि भाई हमें डिच मत करना, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पैसे, उनको वो तो एक मालियाती इदारा है ना जी, उन्होंने तो अपने पैसे, जो उनको पैसों से मतलब है, तो उसके ऊपर जो है वो उनको एतराज़ था कि इस्लामाबाद जो है उसको पंजाब के पैसों में से रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो इस वजह से वो रिलीफ जो है अनफॉर्चुनेटली हमें इस्लामाबाद के सार्फिन से, ये भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जी सारे पंजाब का ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब के पास सितंबर के महीने में भी ये 14 रुपये का रिलीफ जो है वो उनको इंशाल्लाह मिलेगा। और जो उसके बाद हमारी जो सेकंड फेज़ है वो सोलर है, जो हम इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा देने जा रही हैं, जिसके लिए तमाम होमवर्क तकरीबन तैयार हो गया। प्रोक्योरमेंट वगैरह में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है, उसी का इंतज़ार हो रहा है। और जैसे ही ये रिलीफ ख़त्म होगा सोलर प्रोग्राम आ जाएगा, और वो 25 साल की गारंटी होती है उसकी। सो 25 साल के लिए एक एसेट तमाम लोगों के पास होगा, तो वो जो बिल्स जो है एक लंबे चौड़े बिल्स, उनसे जान छूट जाएगी। और उसके साथ साथ जो IPPs के हवाले से एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है, जिसमें हमेशा पाकिस्तान एक विशियस सर्कल में रहा है, उसको भी रीनिगोशिएट किया जा रहा है। कुछ अच्छी खबरें में इसके हवाले से सुनने को मिल रही हैं। कब तक लाइकली IPPs का तो बहुत ज़्यादा, इसमें जमात इस्लामी ने तो पूरा धरना भी दिया है, तो रीनिगोशिएशन कब तक फाइनल हो जाएगी? उसमें कुछ क्या टेक ओवर भी करना चाह रही है गवर्नमेंट? इसमें ये भी र्यूमर्स थी, स्पेकुलेशंस थी। मैं एक ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठ के र्यूमर्स स्पेकुलेशन पे बात नहीं कर सकती, प्रॉब्लम ये है। सो मैं वो बात करूँगी जो फैक्चुअली दुरुस्त भी होगी और जो कन्फर्म्ड भी होगी। अब तमाम तरह ऑप्शंस पे बात हो रही है, तमाम श्योर ऑप्शंस को देखा जा रहा है, लेकिन वो धरना अमीर जो है उनकी मुझे समझ नहीं आती। एक तरफ वो कहते हैं कि लोगों को रिलीफ दो, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो टैक्स आपने लगाया हमने टैक्स नहीं देना। टैक्स के बगैर रिलीफ कैसे दे सकते हैं आप? टैक्स होगा, गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो धरना अमीर साहब का काम सिर्फ धरना देना है, वो धरना खेलते रहते हैं, तो लगे रहे, खुशी है उनकी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनको आपने स्मार्टली घर भी तो भेज दिया, धरना पैकअप करवा दिया उनका, विदाउट अचीविंग एनी कंक्रीट ऑब्जेक्टिव ना एट द एंड ऑफ द डे।
देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख रही है, जितने भी धरने आए हैं ना वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होते। धरने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान ही दिया है। वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो है वो डिले कराना हो उनका आमद, और ये सीपैक को डिले करना हो, या पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी क्रिएट करके हालात को ख़राब करना हो, ये सब हो सकता है। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा कभी नहीं होता। तो ये हमने जो है वो ये आम आदमी का रिलीफ उसका हक बनता था, जिसके ऊपर ये धरना अमीर से पहले हम तो वोट लेके आए ना। धरना अमीर साहब को तो वोट ही नहीं पड़े। धरना अमीर साहब जितने लोगों का वो करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास इतने लोग हैं, उतने तो उनको वोट नहीं पड़े हुए। तो ये जो हमने लोगों से वोट लिए हैं, हम ही ने दोबारा वापस जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा लोगों ने हमें ही वोट दे के वापस भेजना है। सो ये हमारी लाइबिलिटी है। इस पर धरना अमीर कुछ करें ना करें, घर पर बैठ के चाय पिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया दर्द सर है पीएमएल नून का। पीएमएल नून को जो बैक कर रहे हैं उनका भी मुझे पता है विशियस मीडिया कहलाता है, कहा जाता है आपकी साइड से, और इवन जो टर्म यूज़ करती है पीएमएल नून वो डिजिटल टेररिज्म के। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू ओवरऑल सोशल मीडिया सिनेरियो, पहले तो मैं आपका केस पूछ लूँ ना, वो आपका भी फेक वीडियो का केस और आप हाई कोर्ट में हैं, पहले तो वो बताएं उस हवाले से। तारीख़ पे तारीख़ और वो तारीख़ पे तारीख़ जो है वो चल रही है, और मैं शक्ल देख रही हूँ इदारों की भी, और पूरा मुल्क देख रहा है कि ये अगर ये हालत है जो एक ज़िम्मेदार ओहदे पे होते हुए अगर मेरे साथ ये हो रहा है, तो आम औरत जो है जो ब्लैकमेल होती है, या आम औरत की फ़ेक वीडियोस डाल के उसको जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है, और अल्टीमेटली वो फिर जो है वो भी ये खबर चल रही है कि वो ऑस्ट्रेलियन पीएम जो हैं वो भी पार्लियामेंट में कानून ला रहे हैं कि ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे, बगैर सोचे समझे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने का वो है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बगैर रेगुलेशंस के नहीं चलते, नहीं चल सकते। अमेरिका ने, आपको पता है, एक स्टेट्स के अंदर उन्होंने टिकटॉक पे पाबंदी लगाई, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। हर एक मुल्क ने रेगुलेशंस बनाए हैं। यहाँ पर हम कहें कि रेगुलेट करें तो ये अजहारे राय पे आपके लोग निकल आते हैं वो रेगुलेट के लिए पूरा एक कानून आया, बाद में वो डेफर हो गया। FIA से पावर लेके एक नई एजेंसी बनाई गई, लेकिन वो अभी फिर उसको डेफर कर दिया। क्योंकि आप और आपके जो हमारे साथी हैं उनको झंडा लेके निकलने का बहुत शौक़ होता है, बगैर सोचे समझे कि ये जो आप हम पे प्रज्यूम करके कि हम पे होगा, वो देखते हुए अगर उसको सोसाइटी में पब्लिक एट लार्ज पे फ़ायदा हो सकता है, आप उसको होने नहीं देते। इस पर मेरा आपसे बहुत, जो हमने डेफेमेशन लॉ बनाया था, अब ये बताएं कि जो डेफेमेशन लॉ पंजाब में बना था, अब वो उसके ऊपर स्टे लेके आप लोग बैठे हुए हैं। मैं किसके पास जाऊं? मेरे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है कि जिसको मैं अवेल करूं? देखिए, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको रेगुलेट किए बगैर किसी मुल्क में ना वो चलते हैं, ना चलने चाहिए। अब मेरे केस के अंदर ही उन्होंने जवाब जमा कराया कि जी एक्स को लिखते हैं वो जवाब नहीं देता, फेसबुक को लिखते हैं वो जवाब नहीं देता। वो चीफ साहिबा ने पूछा कि जो कोई ट्रीटी होगी, ज़ाहिर MOU को साइन किया होगा? उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो दफ्तर वफ्तर उन्होंने बनाने होते हैं, जो हर मुल्क में दफ्तर हैं, इंडिया में दफ्तर हैं सबके, हमारे पास कोई दफ्तर भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर जो लोग स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते, उनकी ऐप्स को नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। राइट। देखिए, सोशल मीडिया को आप दो तरह से लेना। एक तो हम US के हवाले से वो फर्स्ट अमेंडमेंट आई, उसके बाद फ्री स्पीच को उन्होंने इंश्योर कर दिया। आप किसी के खिलाफ भी बात करें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज को या पब्लिक ऑफिस से होल्ड कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म आ रहा है उसको रिसीव करें, नो प्रॉब्लम। और दूसरा ये है कि लाइक वही जो आप वाला केस है जिसमें आपका फेक वीडियो, डॉक्टर्ड वीडियो अपलोड हो जाता है या मेलाइन करने के लिए होता है, वो उसको तो US में भी पकड़ है, उसको तो यहाँ भी पकड़ है, उसका भी कानून है। कोई पकड़ नहीं है। मुझे बताएं आज तक कौन पकड़ा गया है? वो हमारा जस्ट लाइक FIA की कैपेबिलिटी नहीं उसमें। ऐसा नहीं है। देखिए, डेफेमेशन लॉ पूरी दुनिया में मौजूद है, और डेफेमेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ होती है उसकी कि उसके ऊपर कोई महज़्ज़ब माशरे में बच नहीं सकता। यहाँ पर आपके बनने नहीं देते, आप लोग उसके ऊपर बात करने नहीं देते। दूसरी बात यह है कि और ना कोई पकड़ा गया है, बाय द वे। आज स्पीच के साथ मिंगल कर देते हैं ना, मिक्सअप कर देते हैं। ऐसा नहीं है। फ्री स्पीच पे आज भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्रिटिसिज्म पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बगैर सोचे समझे मुझे चोर डाकू कह देना, मेरे पे इल्जाम लगा देना जिसके पास कोई सबूत नहीं है, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट टाइप हो जाती है ना, कई चोर डाकू वाली आपके सामने। आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती। नहीं, खुद पॉलिटिकल स्टेटमेंट। लेट मी कंप्लीट। वेरी बड़ी सैड ऑफ, मतलब सुन के मुझे आपसे, आपके मुंह से, लेट मी कंप्लीट प्लीज।
कि किसी को चोर डाकू कहना पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यही तो बात है कि हमारे मुल्क के अंदर से ना सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है इश्यूज़ के बारे में। किसी को चोर डाकू कहना ऐसे रूटीन की बात है, एक जैसे आप जोक कर रहे हैं, आप किसी को चोर डाकू कह रहे हैं। चोर डाकू का मतलब है कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं तुमने चोरी की है, आप उसे कह रहे हैं तुमने डकैती की है, और आपके मुताबिक ये बड़ी सिंपल सी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आई एम सॉरी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना किसी महज़ब माशरे में चलती हैं। अगर जो एक चीज़ ऐड कर दूं मैं, आपकी ही पार्टी के हवाले से है, वो यही है कि इवन जब पीटीआई ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट थी, तो हमारा सारा ब्रॉडकास्ट मीडिया वो इस चीज़ को हैमर करता रहा है, और चोर डाकू आप पीएमएल नून पे लेबल इसका लगता रहा है। 8-10 साल इसके ऊपर पूरा सिलसिला चलता रहा। तो वो इस चीज़ को करके कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और कोई माइंड नहीं कर रहा है इसको। नहीं, हम बहुत माइंड करते हैं बगैर किसी वजह के। उस वक्त नो, उस वक्त भी हम देखिए, हम अब माइंड करने का मतलब ये है कि मैं किसी का सर फाड़ दूं, मैं किसी को कत्ल कर दूं। माइंड मैं कर रही हूँ, हम कर रहे हैं माइंड। लेकिन बात यह है कि आपने एक टेक्सचर बना दिया सोसाइटी का, आपने एक मोल्ड कर दिया सोसाइटी को, इम्यून कर दिया शायद इस वर्ड से कि चोर डाकू कहना बड़ी रूटीन की बात है, कह लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस कल्चर से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कोई चोर डाकू है, उसको चौक में साबित करें वो चोर डाकू है, उसको सज़ा दिलाएं। लेकिन अगर कोई चोर डाकू नहीं है, तो अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए आप किसी को चोर डाकू कह के उसकी तौहीन करने का इख्तियार ना मीडिया के पास है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है। और ये जो है वो काबिल बर्दाश्त भी नहीं है। सो इसलिए ये इसको बराए मेहरबानी मीडिया भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। ये मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है, चूँकि आप ओपिनियन मेकर्स होते हैं। आपकी जो कुछ आपके पास आता है उससे लोग अपनी ओपिनियन ड्राफ्ट करते हैं। तो ये गलत को गलत और सही को सही हमें कहना चाहिए। बुली से डरने की ज़रूरत नहीं होती, वो अटैक से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो कि हमें डरना उसको चाहिए जिसने गलत करना है, जिसने गलत करना ही नहीं है। और वर्किंग जर्नलिस्ट का तो इशू ही नहीं है। मुझे बताएं कौन से वर्किंग जर्नलिस्ट को आज तक डेफेमेशन का जो है वो सूट देखना पड़ा है? ये सोशल मीडिया का इशू है, सोशल मीडिया पे जो बैठे हैं। तो बराए मेहरबानी आप जो है वो अपना कंधा डिजिटल दहशतगर्दों को ना दें। उनको जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको फेस करने दें। इसमें एक चीज़ बताते चलें कि इसमें इदारों की जो कैपेबिलिटी है वो भी तो इन क्वेश्चन है। लाइक FIA, अगर हम उसकी बात कर लें जो UK में हुआ, राइट्स हुए, तो आप देखें कि कहाँ से सोशल मीडिया को लेके उन्होंने कहा जी ये ट्रैक करते करते ये एक पाकिस्तानी भी था इसमें इन्वॉल्व, लाहौर का फिर पकड़ा और टिप ऑफ किया UK की एजेंसीज ने, और फिर FIA ने उसे पकड़ा। अभी वो खैर एक्विट हो गया इससे। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ तो आपका चाहे FIA है या दूसरे इदारे हैं, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माई केस एंड माई केस इज़ कि एक तो वो UK जो हमें बैठ के फंडामेंटल राइट्स याद कराता है, जिसके ख्याल में इमरान खान को चोरी जो डकैती उसने की है उसकी खुली छुट्टी मिलनी चाहिए। इमरान खान के जो डिजिटल दहशतगर्द हैं उनको खुली छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन उनके अपने मुल्क में जब राइट्स होते हैं तो फिर वो दरवाजे काट के अंदर घुसते हैं। फिर वो जो है वो हर तरह की एक, और ये रियासतों को करना पड़ता है। ये कैपिटल हिल वाले वाक़ई में अमेरिका ने भी किया था, लेकिन वो हमें भाषण दे रहे होते हैं इन रिटर्न। दूसरी बात यह है कि ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं ये एक साइकोलॉजी है ना, यानी जो मैंने कह दिया वो ठीक है, उसके बाद आप जो कह रहे हैं मैं नहीं मानता, मैं नहीं सुनना चाहता। अब इनको किसी ना किसी रूल्स रेगुलेशंस के अंडर तो लाना पड़ेगा ना। और UK में भी उसमें भी ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे रूल्स, वो आप कहते हैं कोई रूल होना ही नहीं चाहिए, कोई बात होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। वो बुनियादी रूल्स, एक मिनट, वहाँ की मीडिया ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने सपोर्ट किया अपनी गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि जो ये डिजिटल दहशतगर्द हैं उनको किसी को ग्लोरीफाई नहीं किया वहाँ के मीडिया ने बैठ के। किसी ने जो है वो बेचारी फलानी, बेचारा फलाना, उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसने ये गलत किया है, इसकी इस पोस्ट से जो है अफरा तफरी फैली है, इसकी पोस्ट से जो है वो राइट्स हुए हैं, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। हम क्यों नहीं कर सकते? ये मुल्क हमारा, हमें नहीं चाहिए? इस मुल्क में पहले थोड़ी आग लगी हुई है, पहले थोड़े मसाइल हैं कि अब हम ये जो है वो बुनियादी हकूक़ के नाम के ऊपर जो है वो हमने हर एक डिजिटल दहशतगर्द को, हर दहशतगर्द को छुट्टी। फिर अगर यही बात है तो फिर तालिबान जो है फिर ठीक है, उनको भी तो बुनियादी के फिर उनको भी दे। मेरा इससे यही क्वेश्चन था कि FIA हो गया या अलाइड एजेंसीज हो गई, उनकी कैपेसिटी नहीं, मैंने कहा उनकी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो ट्रैक डाउन कर सकें। ट्रैक डाउन करने में उनको इतना टाइम लग जाता है। और फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो खैर उनसे कन्विंस नहीं हूँ,
लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जी हमें कोई जवाब नहीं देता, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। वो कहते हैं कि जी हम ट्रेस करके हमने लेटर्स लिखे हैं, उसको कोई जवाब नहीं देता, तो मैं क्या करूँ। अब वो क्या करें। और कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हमें अपने साइबर विंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इस पर क्रॉस द बोर्ड हम सबको जो है वो एक ज़बान होना पड़ेगा। और बराए मेहरबानी मैं फिर आपको आपकी ज़िम्मेदारी याद दिलाऊंगी कि हमें मीडिया को भी इस मुल्क पर रहम खाना चाहिए। अपने जो है वो चंद ऐसे लोग घुस बैठिए, जिनको मैं कहूँगी जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं वो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर, झूठी खबरें देना उन पर ख़त्म है, और मुल्क में अफरा तफरी के लिए वो बाकायदा तौर पर एक आग मुहैया करते हैं, उनको सपोर्ट करना जो है वो हमें छोड़ देना चाहिए। और इसी में मैं ख़वातीन के हवाले से क्वेश्चन कर लूँ कि आम ख़वातीन को लेके नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स हैं इन थाउजेंड अगर FIA के पास, जो उनकी डॉक्टर्ड वीडियो टैम्पर्ड वीडियो और पिक्चर अपलोड होती हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन एक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्शन देखें तो 0/0 काइंड ऑफ सिचुएशन है। इसीलिए है ना, बिकॉज हमारा कोई MOU ही नहीं है। इसीलिए है ना कि मैं फेसबुक और X और ये टिकटॉक वगैरह में बॉदर ही नहीं करते, वो हमें सीरियस ही नहीं लेते। इसीलिए मेरे लिए भी बड़ा आसान था कि मैं ये एक आधा दिन उछलती बात, फिर ये ख़त्म हो जाती, मैं इसको अंडर द कार्पेट डाल देती। लेकिन इसको इस तरह पब्लिक डोमेन में लाना, रोज़ इसका डिस्कस होना, जब मैं केस में जाती हूँ वो डिस्कस होता है, दोबारा लोगों को याद आता है। मैंने अपनी कॉस्ट के ऊपर ये लड़ाई लड़ रही हूँ कि अगर मेरे केस के ज़रिए कोई रूल्स रेगुलेशंस बन जाए, अगर मेरे केस के ज़रिए MOUs बन जाएं, अगर सोशल मीडिया रेगुलेशंस जो हैं वो किसी तरह जो है वो डेवलप हो जाएं, जिस पे फिर तमाम औरतों की जो ज़ात है वो महफूज हो जाए। मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है, बट कोई बात नहीं, मुल्क के लिए और अपने मुल्क की औरतों के लिए अगर मैं ये कर पाऊंगी तो मैं समझूंगी बहुत बड़ा फ़र्ज़ अदा किया मैंने। आखिर में बताते जाएँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो बॉडी कैम का जो है अनाउंस किया है कि हर कॉप जो है, हर पुलिस वाला वो बॉडी कैम लगाएगा, ताकि जिस तरह ये किसी भी इंसिडेंट में पता चले कि पुलिस वाले की गलती थी या कि जिनको वो पकड़े हैं उनकी तरफ से कोई इशू था। चूँकि अब फिर वही बात है ना कि डिजिटल आप बैठ के मज़लूम को जो है वो आप जालिम, और जालिम मासूम बन जाता है। और वो एक ही ट्विस्ट करके हालात और वाक़यात को, देखिए मैं पुलिस को ये नहीं कह रही कि पुलिस 100% दुरुस्त होती है या हर वाक़यात में दुरुस्त होती है, लेकिन हर वक्त गलत भी नहीं होती। और पुलिस को अटैक करना, पुलिस को मारना, उनको जो है वो टॉर्चर करना और उसके बाद फिर मजलूम और मासूम बन जाना, ये फिर जब कैम्स होंगे तो यकीनन इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पुलिस के अंदर बहुत सारी डिजिटलाइजेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्डर कर दी है। इतना ह्यूज फंडिंग इस गवर्नमेंट में पुलिस को दी जा रही है जो अनप्रेसिडेंटेड है, और उसमें हर तरह की उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर उनको इक्विपमेंट की फराहमी से लेकर उनको जो है वो मॉडर्नाइज तरीके पर जो है वो अलाइन करना, ये तमाम चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहबा के प्रोग्राम का हिस्सा है। और इसमें जो है वो ये बॉडी कैम उसका एक कंपोनेंट है जो कब तक आएगा, कब तक लाइकली है? अर्लीस्ट पॉसिबल उनको कहा गया है। फिर बहुत सारी और प्रोक्योरमेंट जो है वो हो रही है, जो नाइट विजन कैमराज हैं, जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड नया असलहा है, जो हमें टेररिज्म से जो है वो लड़ने के लिए अपनी पुलिस को इक्विप करने की ज़रूरत है। कच्चे के डाकू फिर आप टेक ऑन कर लेंगे प्रॉपरली आफ्टर दैट? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और जो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई है, यूजेज के ऊपर, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, ऑफिशियल्स के, वो सोशल मीडिया ऐप्स कम यूज़ करें या ना करें, मोर और लेस उनका कोई काम ही नहीं है ना। सरकारी मुलाजिम तो ना पार्टी बन सकते हैं, ना सरकारी मुलाजमीन को जो है वो ग्लोरीफाई होने का कोई उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। बट हमारे तो यहाँ पे मतलब कमाल ही हुआ है कि वर्दी पहनी हुई है और उसके ऊपर जो है वो 7 टिकटॉकें चल रही हैं, साथ में फजूल किस्म की जो है वो या तो आप डिपार्टमेंट को जो है वो सपोर्ट करने के लिए किसी अच्छे कॉज के लिए आप टिकटॉक बना रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन जो है वो आपने पकड़ा हुआ है एक खातून, मैंने देखा, मुझे हैरानगी हो रही थी। वो खातून कह रही है मैं यहाँ खड़ी हूँ, बड़ा अत्याचार वो हुई है, जिसने मुझसे मिलना है यहाँ आ जाए। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ये क्या तरीकाकार है? एंड दिस हैज टू बी स्टॉप्ड ना, इट हैज़ टू बी। थैंक यू वेरी मच उस्मा साहबा, आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाज़रीन, हमने होस्ट ऑफ इश्यूज़ डिस्कस किए आज़मा साहबा से। आई होप यू लाइक इट।